हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फर्स्ट आईएएस एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं फ्रॉम आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आवर अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एज यूजुअली हमें जियोपॉलिटिक्स के टॉपिक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स की अगर बात करते हैं तो एक जो रीजन है हम कई बार न्यूज़ में पढ़ते हैं, दैट इज़ इंडो पैसिफिक। अब इंडो पैसिफिक सिर्फ एक ज्योग्राफी नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशंस का सेंटर है कि यहाँ पे कई सारे टाइप के टेंशंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कई सारे प्लेयर्स इंक्लूडेड है। सबसे पहले देखा जाए तो इंडो पैसिफिक में इंडो मींस इंडिया तो है ही, राइट? इंडिया इसका पार्ट है। फिर अगर जहाँ पे इंडिया अपना डोमिनेंस बताने की कोशिश करता है तो वहाँ चाइना आता है। जहाँ चाइना अपना डोमिनेंस बताने की कोशिश करता है तो वहाँ यूएसए आता है। जहाँ यूएसए आता है वहाँ पे रशिया आ जाता है। और फिर आ जाते हैं बाकी के प्लेयर्स लाइक ऑस्ट्रेलिया आ गया, यूके आ गया। तो इस तरीके से सारे भी बड़ी बड़ी इकॉनमी सब इसका पार्ट बनने लग जाती है। तो इससे एक जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाता है। जैसे हम आए दिन न्यूज़ में पढ़ते हैं कि साउथ चाइना सी में आज ये हुआ है, आज वो हुआ है। तो ये सारी चीज़ें इसी रीजन से एसोसिएटेड रहती है। इसके अलावा हम ये कुछ ग्रुपिंग के बारे में भी पढ़ते हैं आए दिन न्यूज़ में, दैट इज क्वाड, ईपीएफ और ओकस। तो क्वाड, ईपीएफ और ओकस अगर तीनों को हम थोड़ा सा ब्रीफली अगर समझते हैं कि हालांकि हम इसके बारे में और डिटेल में समझेंगे, बट अगर हम देखते हैं कि अगर मैं क्वाड का मतलब समझता हूं कि क्वाड क्या है, सो दैट इज फॉर डेमोक्रेटिक अलायंस है ये। ठीक है। फिर एक ईपीएफ है, दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ये इकोनॉमिक पिलर बनाता है। फिर जो थर्ड आ जाता है दैट इज ओकस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस। ये एक मिलिट्री अलायंस है। तो आज की वीडियो में हम ये चीजें समझेंगे फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। लाइक जैसे अगर हम देखते हैं कि हमारे माइंड में रहता है सवाल कि इंडिया क्वाड का पार्ट है, इंडिया ईपीएफ का पार्ट है, लेकिन इंडिया ओकस का पार्ट नहीं है। तो ऐसा क्यों है? दूसरा देखते हैं कि क्वाड में डेमोक्रेटिक अलायंस में क्या क्या चीज़ें आ जाएगी। लाइक डेमोक्रेटिक अलायंस में लाइक वैक्सीन डेवलपमेंट आ गया, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ गए, तो ये एक डेमोक्रेटिक अलायंस हो गया। फिर ईपीएफ में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है। अभी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के कई सारे पिलर्स है, 4 पिलर है, बट उसमें से एक पिलर जो है दैट इज ट्रेड। ट्रेड उसका इंडिया पार्ट नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? तो ये सारे सवाल हमारे आने वाले स्लाइड्स में क्लियर हो जाएंगे, राइट? सो इसको एंड तक जरूर देखना। तो स्टार्ट करते विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम कि ये जो रीजन है इंडो पैसिफिक रीजन, क्या इंडिया का इसमें स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस क्या है और फ्रॉम डिप्लोमेटिक टाइट रोप ये क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं दैट व्हाई इज दिस टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों रहता है। क्योंकि हमें पता है कि चाइना जो है वो हमेशा से असर्टिव रहा है। असर्टिव इन द सेंस कैसा है कि चाइना की जो नेवल है वो हमेशा से असर्टिव रही है ताइवान और साउथ चाइना सी में। असर्टिव मतलब ऐसा है कि चाइना हमेशा से ज्यादा रीजन उसके अंदर लेना चाहता है। और ये कोई फ्यूचर थ्रेट नहीं है, ये प्रेजेंट रियलिटी है कि चाइना ऐसा कर रहा है, आए दिन कर रहा है। तो इंडिया का मेजर पॉइंट क्या है कि इंडिया, देखिए, इंडिया कोई भी तरीके का डोमिनेशन एस्टैब्लिश नहीं करना चाहता। जैसे 2 तरीके के वर्ल्ड होते हैं, हम आए दिन न्यूज़ में ये 2 टर्म पढ़ते हैं। एक हो जाता है यूनिपोलार वर्ल्ड और एक आ जाता है मल्टीपोलार वर्ल्ड। यूनिपोलार वर्ल्ड में कैसा होता है कि कोई एक कंट्री जो होती है लाइक यूएसए हो गई, उसका डोमिनेंस है। वेरएज मल्टीपोलार में कैसा होता है कि हर कंट्री का इक्वल से रहेगा। यानी कि ये क्या बता रहा है, ये किसके प्रिंसिपल्स पे है? दिस इज ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे मल्टीपोलर वर्ल्ड बनता है। तो इंडिया कहता है कि हमें मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जाना है, बट चाइना और यूएसए क्या कर रहे हैं कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना चाह रहे हैं कि चाइना हर सबको डोमिनेट करना चाहता है, सिमिलरली यूएसए सबको डोमिनेट करना चाहता है। बट ये सबसे ओवरकम करने के लिए इंडिया कई सारी ग्रुपिंग का पार्ट बनता है। जैसे सबसे पहले की ग्रुपिंग अगर हम बात करते हैं दैट इज क्वाड एक्सरसाइजेस। दैट इज एक क्वाड ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया पार्ट है, विद यूएस है, जापान है, जिसके अंदर ये मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं। रिमेंबर, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, ये सिर्फ मिलिट्री ड्रिल्स होती है। अब मिलिट्री ड्रिल्स में कैसा होता है कि हम चीजें सीखते हैं।
कि कल को अगर डिजास्टर आता है तो यूएसए की जो फोर्सेस है वो डिजास्टर को कैसे टैकल करती है, ऑस्ट्रेलिया की फोर्सेस डिजास्टर्स को कैसे टैकल करती है, और हम ये दोनों से सीख के हम हमारी फोर्सेस को सिखाते हैं कि शायद वो कुछ नया सीख पा रहे हैं तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये रहता है, दैट इज मिलिट्री ड्रिल्स होता है। वेर एज मिलिट्री अलायंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मिलिट्री अलायंस में कैसे आएगा, ओकस की अगर हम बात करते हैं ना, ओकस एक मिलिट्री अलायंस है। मिलिट्री अलायंस में कैसा होता है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच में एक मिलिट्री अलायंस है जिसमें बोला गया कि ये तीनों कंट्री एक दूसरे के साथ न्यूक्लियर सबमरीन शेयर करेगी। अब इंडिया बोला कि हमें ओकस का पार्ट नहीं बनना है। अब ओकस का पार्ट क्यों नहीं बनना, क्योंकि इंडिया को भी सबमरीन तो चाहिए, न्यूक्लियर सबमरीन हर कंट्री को चाहिए क्योंकि वो पावरफुल बताना चाहता है। लेकिन इंडिया कहता है कि अगर हम ऑस्ट्रेलिया, यूके या यूएस से न्यूक्लियर सबमरीन ले रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम उनके साथ अलाइंड हो जा रहे हैं। अब आप एक चीज रिकॉल करोगे कि इंडिया हमेशा से, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था कोल्ड वॉर के टाइम पे, तो इंडिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट स्टार्ट किया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्या कहा था कि इंडिया ने कहा था कि हम ना ही यूएसए के साइड है दैट इज वेस्टर्न ब्लॉक, और ना ही हम यूएसएसआर के साइड है दैट इज द ईस्टर्न ब्लॉक। हम नॉन अलाइंड रहेंगे, यानी कि हम दोनों से संबंध बना के रखेंगे, हम किसी से भी संबंध खराब नहीं करेंगे। तो इंडिया का कहना है कि अगर वो ओकस का पार्ट बनता है जहां पे न्यूक्लियर सबमरीन मिलेगी, बट उसका इश्यू क्या हो जाएगा कि इंडिया तुरंत ही चाइना को प्रोवोक कर देगा ऑन द वन हैंड। सेकंड है कि रशिया के साथ जो हमारे इतने सालों से रिलेशंस अच्छे रहे हैं वो तुरंत ही खराब हो जाएंगे। तो इसलिए ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए फॉर इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू कि इंडिया एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जैसे हमने देखा कॉर्ड के बारे में देखा कि कॉर्ड की ड्रिल्स होती है, फिर कॉर्ड के बाद ओकस का साइड आया, सेम रीजन में ओकस आया जहां पे ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए अपने न्यूक्लियर सबमरीन शेयर कर रहे हैं, और इंडिया कह रहा है कि हमें न्यूक्लियर सबमरीन किसी और से नहीं लेना है, हम खुद के सबमरीन्स बनाना चाहेंगे, हम खुद के न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहेंगे, जो भी न्यूक्लियर डेवलपमेंट होगा हम खुद से चाहेंगे, क्योंकि अगर आप किसी और से लोगे तो आप उस पर डिपेंडेंट हो जाओगे। सो वंस आप दूसरी कंट्री पे डिपेंडेंट हो जाओगे तो आपकी सोवरेनिटी गई। सोवरेनिटी इन द सेंस कि अगर आपको फिर रशिया के साथ कोई डील करना है, लाइक अभी एट प्रेजेंट क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अगर जो भी कंट्री रशिया के साथ ऑयल खरीदेगा तो उस पे 500% का टैरिफ लगेगा। अब इंडिया कह रहा है कि इंडिया 2022 तक सिर्फ 2% ऑफ ऑयल परचेज करता था, बट अब वो अराउंड 35% ऑफ ऑयल परचेज कर रहा है। तो इंडिया पे 500% का टैरिफ लगाना क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या यूएसए के लिए फिजिबल है, क्या ये इंडिया के लिए फिजिबल है? तो दैट मीन्स कि इंडिया को अब यहाँ पे डिप्लोमेटिकली रशिया और यूएस दोनों के साथ रिलेशन बनाना पड़ेगा। सो दिस इज द चैलेंजिंग टास्क इन फॉरेन डिप्लोमेसी। तो सेम चीज यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। ठीक है, फिर जो थर्ड आ जा रहा है दैट इज इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये एक इकोनॉमिक पिलर्स है इसके अंदर, तो इंडिया इकोनॉमिक पिलर्स का पार्ट बनना चाह रहा है। ठीक है, बट इंडिया ने क्या कहा है कि जो ट्रेड पिलर है इंडिया उसका पार्ट नहीं बनेगा। ट्रेड पिलर का पार्ट क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इंडिया को ऐसा है कि वो हमारा डेटा ले रहा है, क्योंकि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में यूएसए ने क्या कहा कि जो भी एट प्रेजेंट इसके अंदर 14 कंट्रीज है कि जो भी कंट्रीज इसका पार्ट बनेगी तो जो डेटा है वो हर कंट्री का बॉर्डरलेस शेयर होगा। और इंडिया का मानना है कि हमारे पास 140 करोड़ की जनता है, तो हमारे पास 140 करोड़ का डेटा है, तो वो डेटा एक ऑयल है, डेटा इज द न्यू ऑयल। तो फिर वो चीज हम बोले कि हम शेयर नहीं करेंगे, तो इंडिया ट्रेड पिलर का पार्ट नहीं बना। हालांकि ये हम आने वाली स्लाइड्स में और बेटर तरीके से समझेंगे। ठीक है, फिर इसके अलावा 2025 में हमने देखी कि कई सारी सबमिट्स हुई है, डिफेंस डायलॉग हुए हैं, WTO के लिंकेजेस रहे हैं, तो इसलिए ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है 2025 में। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यूपीएससी इसको जो करंट जियोपॉलिटिक्स है उसको कनेक्ट करता है विद इंडियाज स्ट्रेटेजिक पोस्चर। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप जियोपॉलिटिकल न्यूज पढ़ रहे हो तो उसके अंदर इजराइल, ईरान जो बॉम्ब फोड़ रहे हैं वो ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं कि हमें इंडिया का स्टांस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इजराइल और ईरान, जैसे आप हमेशा देखोगे कि कोई भी वॉर हुआ है, गाजा के साथ वॉर हुआ, यूक्रेन वाला वॉर हुआ है, इंडिया हमेशा से कोई भी साइड नहीं लिया। हमेशा से इंडिया ने यही कहा है कि आप एक बैलेंस व्यू बना के चलो। ठीक है, कि आप जो भी आप लोग की प्रॉब्लम्स है उसको आप डायलॉग के साथ सॉल्व करो। वॉर से कुछ सॉल्व नहीं होगा, राइट? वॉर से और वॉर आएगी जिससे कई सारा लोग प्रॉब्लम होगी और यही सारी बातें रहती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम ये तीनों टर्म्स का मतलब समझते हैं ना, तीनों टर्म्स का थोड़ा सा हम अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। तो हालांकि चलो हमने थोड़ा ब्रीफ तो देख ही लिया है, बट अगर हम वन बाय वन देखते हैं तो जो क्वाड है, जैसे हमने कहा कि क्वाड एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से बनाया जा रहा है कि यहाँ पे इंडिया का पॉइंट है कि मैरीटाइम सिक्योरिटी लाना। मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे लाएगा कि मिलिट्री ड्रिल्स करवा के मैरीटाइम सिक्योरिटी लाएगा। फिर इंडिया ने जब कोविड-19 की वैक्सीन बनी थी तो उसका डिप्लोमेसी लेके आया था। इंडिया ने कहा कि हम जो भी वैक्सीन हम बना रहे हैं, हम जो भी कंट्री को ज़रूरत है उन सबको देंगे, जो क्वाड का पार्ट है। कोई और कंट्री अगर हमें ज़रूरत हो तो हम कोई दूसरी कंट्री से लेंगे। फिर जो भी क्लाइमेट को लेके चीज़ें रहती है, लाइक टेक्नोलॉजीज हो गई, वो हम अडॉप्ट करना चाहेंगे। क्लाइमेट रिजिलियंट हो गया, अब क्लाइमेट को लेके कोई डेटा है, कोई नई टाइप की टेक्नोलॉजी है जो हमें हेल्प करेगी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, तो हम उसका पार्ट बनेंगे। सो इससे क्या हो रहा है कि सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये ग्रुपिंग कोई यूनिपोलैरिटी नहीं बता रहा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये ग्रुपिंग किसी भी कंट्री को प्रोवोक नहीं कर रहा कि तुम्हारी सिक्योरिटी खतरे में है, राइट। बट ये क्या कर रहा है, ये जो भी ये ग्रुप का पार्ट है उन सबको एक दूसरे की हेल्प करने की बात हो रही है। सो दैट इज व्हाट ग्रुपिंग इज अबाउट। तो ये है क्वाड ग्रुपिंग का। वेरेज अगर हम आईपीएफ के बारे में पढ़ते हैं तो आईपीएफ में देखा जाएगा तो 2022 में ये लॉन्च किया गया था और इसके अंदर अभी तक 14 कंट्री पार्ट है। ये यूएसए से बनाया गया था। अब इसके 4 पिलर्स है। अगर हम चारों पिलर के बारे में समझते हैं कि जो सबसे पहला पिलर है आईपीएफ के, इकोनॉमिक पिलर्स की अगर बात करते हैं तो सबसे पहला पिलर आ जाता है ट्रेड, ठीक है। सेकंड आ जाता है सप्लाई चेन, ओके। थर्ड आ जाता है क्लीन इकोनॉमी और फोर्थ आ जाता है फेयर इकोनॉमी। अब इंडिया ने कहा है कि हम ये तीनों का पार्ट बन गए, हम सप्लाई चेन का पार्ट बने, क्लीन इकोनॉमी का पार्ट बने, फेयर इकोनॉमी का बने, बट कहा कि हम ट्रेड का पार्ट नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें यह बताया गया है कि जो भी कंट्री इसका पार्ट बनेगी ट्रेड का, तो वो डिजिटल डेटा ट्रांसफर करेगी बॉर्डरलेस, कि कोई भी कंट्री के बीच में डेटा का बैरियर नहीं होगा। अब इंडिया क्यों कहना चाह रहा है? क्योंकि डेटा क्या है कि जितने लोग हैं हमारे पास उतना डेटा है। तो हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं तो 140 करोड़ का डेटा है। और आज के टाइम में माना जाता है कि डेटा जो है ये एक नया ऑयल है। तो इंडिया कह रहा है कि इतना ज्यादा एडवांटेज हम किसी और कंट्री को क्यों लेने दें। ये हमारे सोवरेनिटी पे सवाल उठा सकता है, क्योंकि अगर आपने डेटा किसी और को दे दिया तो मतलब आप खुद को वल्नरेबल कर रहे हो, आप खुद को एक्सपोज करने की पोजीशन पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। सो दैट वाज द आईपीईएफ। फिर जो थर्ड आ जाता है दैट इज ओकस। ना ओकस जो है ये प्योरली मिलिट्री अलायंस है। ये प्योरली मिलिट्री अलायंस है कि ये सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्ट्रांग करने के लिए बनाई गई है, जिसके अंदर 3 कंट्रीज है, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। जिसके अंदर बताया गया है कि जो भी कंट्री इसका पार्ट बनेगी उसे न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दी जाएगी, ओके। उसे एआई टेक्नोलॉजीज दी जाएगा, साइबर वॉरफेयर इंक्रीज करवाया जाएगा, यानी कि आप साइबर एस्पियोनेज कर सकते हो, आप खुद को डिफेंस कर सकते हो। कुल मिला के ये मिलिट्री अलायंसेस है। तो इंडिया का कहना है कि अगर हम इसका पार्ट बनते हैं तो यहां से चाइना तुरंत भड़क जाएगा, प्लस रशिया के साथ हमारा रिलेशन खराब हो जाएगा, तो हम वो चीज अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम वापस देखें तो क्वाड इज फॉर कॉपरेशन, ठीक है, ईपीएफ इज फॉर इकोनॉमी और ओकस इज फॉर मिलिट्री। तो ये 3 डिफरेंशिएशन है। अब इसमें से इंडिया क्वाड का फुल टाइम मेंबर है, ईपीएफ में वो सिर्फ ट्रेड का नहीं है और ओकस का तो वो मेंबर ही नहीं बना है, ठीक है। ये चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके अंदर हम समझते हैं कि व्हाई इंडिया इज इंगेजिंग विद दीज प्लेटफॉर्म्स, कि इंडिया ये सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंगेज ही क्यों करना चाहता है। तो जैसे हमने देखा कि अगर इंडिया ये सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंगेज नहीं करेगा तो इंडिया को, ऐसा नहीं है कि इंडिया को सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, इंडिया ये सिक्योरिटी के लिए नहीं कर रहा है, बट इंडिया कह रहा है कि हमें लिवरेज लेना है। लिवरेज में देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रैटेजिक लिवरेज की बात हो रही है, राइट। एक स्ट्रैटेजिक लिवरेज की बात हो रही है। अब स्ट्रैटेजिक लिवरेज का मतलब कैसा होता है कि हमें पता है कि चाइना इज बीइंग वेरी असर्टिव, कि चाइना काफी ज्यादा असर्टिव है।
तो एक मंडल थियरी है पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन सब्जेक्ट में, अगर किसी ने पढ़ा होगा, मंडल थियरी में कौटिल्य की मंडल थियरी, उन्होंने ये कहा दैट माई एनिमीज एनिमी इज माई फ्रेंड एंड माई फ्रेंड्स एनिमी इज माई एनिमी। तो अगर मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त होगा और मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा ही दुश्मन होगा। तो कहने का मतलब यह है कि यूएसए चाइना आर नॉट फ्रेंड्स। तो दैट मीन्स कि ये क्या हो रहा है, और इंडिया चाइना आर आल्सो नॉट फ्रेंड्स। तो इंडिया कहता है कि मेरे दुश्मन दैट इज चाइना का दुश्मन है यूएस। तो इंडिया कह रहा है कि अगर मेरे को चाइना को काउंटर करना है या उसको बैलेंस रखना है तो मेरे को उसके दुश्मन के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी, दैट इज यूएस के साथ दोस्ती बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चीज है, बट ये अलग तरीके से भी बैकफायर करती है कि रशिया और चाइना आर फ्रेंड्स, राइट। सो माई फ्रेंड्स एनिमी इज माई एनिमी, कि मेरे दोस्त का दुश्मन मेरा दुश्मन हुआ। तो रशिया कह सकता है कि उसका जो दोस्त है चाइना, उसका दुश्मन है इंडिया, तो ये इसका दुश्मन हो गया। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने रशिया के साथ दोस्ती कर ली। तो अब रशिया जो है वो ऐसी पोजीशन पे होता है कि वो ना चाइना की तरफ जा पा रहा है ज्यादा और ना वो इंडिया की तरफ जा पाता है। तो रशिया यहां पे डिप्लोमेटिकली वर्क करता है। ओके, सो कहने का मतलब यही है कि इंडिया ये सारी स्ट्रेटेजिक चीजों में प्लेटफॉर्म पे क्यों इंगेज रहता है कि वो चाइना जैसी कंट्रीज को काउंटर बैलेंस कर सके अपनी अलायंसेस बना के। फर्स्ट थिंग, दिस इज द मेन रीजन। सेकंड रीजन ये है इंडिया के पास कि इंडिया को कई सारी टेक्नोलॉजीज चाहिए खुद को डेवलप बनाने के लिए, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया खुद को डेवलप कंट्री बनाना चाहता है। तो अगर हम क्वाड का समझे तो क्वाड और ईपीएफ का समझे तो ये हमें क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी, राइट, एंड वैक्सीन डिप्लोमेसी हो गया, क्लाइमेट हो गया, टेक्नोलॉजीज हो गया, तो ये सब का हमें एक्सेस मिलता है बाय सच ग्रुपिंग्स। तो इससे हम हमारा इकोनॉमिक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फिर थर्ड आ जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ना ब्लू इकोनॉमी का मतलब यही होता है कि जो भी ओशन में रिसोर्सेज होते हैं वो इक्विटेबली सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, सो दैट इज इंक्लूसिविटी। तो इंडिया ये ब्लू इकोनॉमी का पार्ट बनना चाहता है। वो एक सप्लाई चेन बनाना चाहता है कि इन केस अगर रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हो रहा है तो सप्लाई चेन डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो वो सप्लाई चेन रिजिलियंट होनी चाहिए। ओके, फिर वो एंटी करप्शन मेजर्स लेना चाहता है, राइट, वो आर्किटेक्चर को और ज्यादा इंप्रूव करना चाहता है। तो ये मेजर रीजन होता है। एंड ऑल्सो इंडिया जो है वो इंडो पैसिफिक में एक एक्टर प्रूव करना चाहता है, क्योंकि इंडिया ने क्या कहा है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है जिनकी कोई आवाज सुन नहीं रहा है उनकी आवाज इंडिया बन रहा है, कि इंडिया इन सभी कंट्रीज की आवाज बनना चाहता है। सो इट्स अ ग्लोबल रेपुटेशन मैटर्स में भी आ जा रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इंडिया के लिए ये स्ट्रेटेजिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर समझनी है वो हम कह सकते हैं टू अंडरस्टैंड दिस स्ट्रेटेजिक डिलेमा, कि इंडिया यहां पे क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिया यहां पे अवॉइड करने की कोशिश क्या कर रहा है कि वो ओकस का पार्ट क्यों नहीं बन रहा है। देखिए, न्यूक्लियर सबमरीन्स तो सबको चाहिए, बट इंडिया वो नहीं बन रहा, क्यों? क्योंकि वो चाइना को प्रवोक नहीं करना चाहता, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग है कि इंडिया हमेशा से न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट रहा है, दैट इज एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब ये ट्रीटी का पॉइंट ये है कि न्यूक्लियर वेपन्स का और ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके, तो इंडिया ये कह रहा है कि आप ये सारे जो ग्रुपिंग्स लेके आप न्यूक्लियर सबमरीन्स का प्रमोशन मत कीजिए, दैट इज नॉट द प्लेटफॉर्म। अगर आपको न्यूक्लियर सबमरीन्स बनानी है तो आप खुद से बनाइए, आप किसी और पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते। क्योंकि मान लेते हैं कि अगर चलो ठीक है यूएसए से हमने ऑगस्ट का पार्ट बने और यूएसए ने हमें न्यूक्लियर सबमरीन दे दी, तो ये सबमरीन देने से क्या होगा कि यूएसए कहेगा कि हम तुम्हें सबमरीन दे रहे हैं तो आप जो रशिया से ऑयल ले रहे हो वो आप मत लो। अब इंडिया कह रहा है कि हम रशिया से ऑयल क्यों ले रहे हैं, हमें कोई शौक नहीं है आपको भड़काने का, बट पॉइंट है कि अगर हम रशिया से ऑयल नहीं लेंगे तो हम मिडिल ईस्ट से ऑयल लेंगे। अब मिडिल ईस्ट में कुछ ना कुछ वल्नरेबिलिटी चली रही है, राइट। कभी कोई अटैक कर रहा है, कभी कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, वहां के गवर्नमेंट्स का ठिकाना नहीं है। तो मिडिल ईस्ट जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल है, तो उससे जो ऑयल प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं। एटलीस्ट रशिया हमें एक कंसिस्टेंट प्राइस पे तो बेच पा रहा है, क्योंकि रशिया में अनसर्टेनिटी नहीं है, वहां पे सरकारें नहीं गिर रही है। मिडिल ईस्ट में सरकारें ऊपर नीचे हो रही है, आतंकवाद आ जा रहा है, तो ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। तो इंडिया कहता है कि अगर हम
सबमरीन लेंगे तो यूएसए हमें बताएगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, और इंडिया कह रहा है कि हम ऐसा नहीं चाहेंगे। हमारे प्रियम्बल में लिखा है कि वी आर द सोवरेन कंट्री, हम खुद के डिसीजन हम खुद से ले सकते हैं। सो दैट इज वाई इंडिया इज सेइंग कि हमें ओकस का पार्ट नहीं बनना है। फिर दूसरा जो हमने देखा कि जो आईपीएफ का ट्रेड पिलर था उसके अंदर बताया गया कि जो डिजिटल डेटा है वो ट्रांसफॉर्म होगा, तो इंडिया को उस चीज का फियर था कि हमें डिजिटल प्रोटेक्शनिस्ट पे जाना था कि अगर हम हमारा डेटा बाहर की कंट्रीज को दे देंगे, बाहर की कंपनीज को दे देंगे, तो जो हमारा डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी, तो वो चीज हम नहीं करना चाहते। फिर आ जाता है कि क्वाड को कोई नाटो से कंसीडर नहीं करना चाहिए, ये इंडिया अवॉइड कर रहा है कि क्वाड कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे है कि हम मिलिट्री ड्रिल्स करते हैं, हम एक दूसरे को एक्सरसाइज करके बताते हैं, हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हम क्लाइमेट एक्सचेंज कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो ये कोई नाटो नहीं है। नाटो अगर देखते हैं तो कोल्ड वॉर एरा का जो यूएसए का नाटो था वो प्योरली मिलिट्री अलायंस था, राइट। दिस इज नॉट अ मिलिट्री अलायंस। तो इंडिया का कंसर्न यही है कि इंडिया को अपनी ऑटोनॉमी इस तरीके से बतानी है कि कोई भी वेस्टर्न प्रॉक्सी से उसको कंसिडर नहीं करे, राइट। कि इंडिया को ये नहीं हो कि ये वेस्टर्न कंट्रीज का पार्ट है, ये वेस्टर्न प्रॉक्सी हो गई, प्रॉक्सी वॉर्स होने लग जाएगी। लाइक पाकिस्तान में जो है कि पाकिस्तान आए दिन यूएसए के लिए स्टेटमेंट देता है। लाइक हाल ही में एक स्टेटमेंट आया था पाकिस्तान के लीडर का कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए कि उसने इंडिया पाकिस्तान के बीच में सुलह करवाई थी। हालांकि इंडिया ने ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट ही नहीं दिया। तो इससे क्या हो रहा है कि यूएसए प्रूव करना चाह रहा है कि इंडिया यूएसए का पार्ट है, बट इंडिया कह रहा है कि हम किसी का पार्ट नहीं है, राइट। इज अ मल्टीपोलर वर्ल्ड, कोई एक कंट्री डोमिनेट नहीं कर सकती, हर कंट्री का एक इक्वल से होगा। ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स है जो हमें जियोपॉलिटिक्स में एस्टैब्लिश करने पड़ेंगे, ये चीज आ जाती है, राइट। फिर जो हमने देखा कि जो बैलेंसिंग एक्ट है इंडिया करता है, लाइक इंडिया एक साइड यूएस के साथ मालाबार एक्सरसाइज कर रहा है, फ्रांस के साथ वरुणा एक्सरसाइज कर रहा है, तो ऑन दी अदर हैंड जो ईस्टर्न ब्लॉक है लाइक एससीओ है और ब्रिक्स है, उसकी समिट हमारे प्रधानमंत्री खुद जा रहे हैं रेगुलर अटेंड करने और वहां पे अपना से बता रहे हैं। तो इंडिया कोई भी रीजन को छोड़ नहीं रहा है, या इंडिया सिर्फ एक ही तरफ नहीं जा रहा है। इंडिया वेस्टर्न एक्सरसाइज भी कर रहा है और ईस्टर्न ब्लॉक्स की समिट्स भी अटेंड कर रहा है। जैसे हाल ही में ब्राजील में समिट हुई, ब्रिक्स की समिट हुई, तो वो इंडिया ने अटेंड करी है, ठीक है। फिर आ जा रहा है कि इंडिया सागर को प्रमोट कर रहा है, आईओएनएस को प्रमोट कर रहा है, इनफैक्ट आईपीओआई को भी प्रमोट कर रहा है, दैट इज इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव। तो ये सारे प्रमोशन का मतलब क्या है कि हम जो रीजन है लाइक सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन, दैट इज सागर, सिक्योरिटी ग्रोथ इन ऑल रीजन, दैट इज इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, एंड दिस इज आईपीओआई, दैट इज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो इसके अंदर वो कह रहा है कि हर एक कंट्री ये सारे इनिशिएटिव्स का पार्ट होना चाहिए एंड हम सब मिलके इस पे डेवलपमेंट करेंगे, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि इंडिया आसियान का जो फोकस है, इंडिया आसियान का जो फोकस है वो है कनेक्टिविटी पे और एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे, कि इंडिया अब सिर्फ लुक ईस्ट पे नहीं जा रहा है, इंडिया अब एक्ट ईस्ट पे जा रहा है कि जो भी ईस्टर्न साइड पे कंट्रीज है हम वहां पे एक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज आ जा रही है, राइट। फिर जो अभी रिसेंटली जो भी इश्यूज हुए हैं, ताइवान में हो रहा है, यूक्रेन में हो रहा है, गाजा में हो रहा है, इंडिया ने कोई भी साइड नहीं लिया है, उल्टा इंडिया ने बोला है कि हमें मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी लानी पड़ेगी। तो इंडिया डिप्लोमेसी पे ही फोकस कर रहा है कि हम बैठ के ये चीजें सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। अब अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि यूपीएससी का पीवाईक्यू लिंकेजेस अगर देखा जाए तो 2020 में मल्टीलैटरलिज्म पे सवाल था, जहां पे पूछा गया कि इंडिया का रोल क्या है इन मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन। फिर 2021 में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे सवाल था, जहां पूछा गया कि इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी क्या है वर्ल्ड ऑर्डर में। फिर 2022 में इंडो पैसिफिक पे सवाल पूछा गया, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडो पैसिफिक फॉर इंडिया। तो जो ये वीडियो का कंटेंट है वो इसके बेसिस पे काफी ज्यादा आप लिख सकते हो कि इंडिया का क्या सिग्निफिकेंस है इंडो पैसिफिक रीजन पे, ओके। फिर जो लास्ट चीज है कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म गोल है, वो लॉन्ग टर्म गोल यही है कि इंडिया को सबसे पहले एक मल्टीपोलर रीजन बनाना है इंडो पैसिफिक को, कि कोई भी एक कंट्री डोमिनेट नहीं करेगी। सेकेंड थिंग है कि हमें ये रीजन को सिक्योर बनाना है और ये इंक्लूसिव बनाना है कि हर कंट्री इसका पार्ट रहनी चाहिए, कोई भी एक कंट्री के पास नहीं रहेगा। फिर आ जाता है कि इंडिया को अपना मैरीटाइम ट्रेड को प्रोटेक्ट करना है कि आप ट्रेड में कोई भी बाधा ना लाओ, राइट। इसलिए कहा जाता है कि सप्लाई चेन मैकेनिज्म का एक रिजिलियंस बना के देना है। फिर है डिजिटल सोवरेनिटी, कि हमें डिजिटल सोवरेनिटी, जो हमारा डेटा है वो
वो डेटा के सोल ओनर हम ही रहेंगे, कोई और कंट्री नहीं जाएगी। देन आ जाएगा एनर्जी रूट्स और एक्सेट्रा। फिर आता है कि इंडिया कोई भी तरीके का रिजिड मिलिट्री इंटेंगलमेंट्स नहीं कर रहा है, कि इंडिया कोई भी तरीके से मिलिट्री अलायंस पे नहीं जाएगा, क्योंकि अगर मिलिट्री अलायंस पे इंडिया गया तो वो कोई एक ब्लॉक की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एंड इंडिया का हमेशा से स्टांस रहा है, जब से इंडिया एक कंट्री बनी है, दैट इज नॉन अलाइंड कंट्री, कि हम कोई भी एक ब्लॉक की तरफ नहीं जा रहे हैं। एंड द लास्ट थिंग इज कि इंडिया ग्लोबल साउथ की आवाज बनी है। ये उन कंट्री की आवाज बनी जिनकी आवाज कोई सुन नहीं रहा था। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्टली अपने आंसर्स में वे फॉरवर्ड में लिख सकते हो, राइट। सो this is it from today's video. In the coming video we'll be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.